हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक्स 1950 टू 1990 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने इससे पहले आपको करा दिया था। उस पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बच्चों बताया था प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग के बाद मैंने कुछ छोटी मोटी टर्म्स आपको बताई थी। प्लानिंग कमीशन क्या होती है, इंडिया में जो है प्लानिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट किया गया, और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वो है आपका प्लानिंग के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो पार्ट 1 तो आप उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले बच्चों। एक तो है आपका एग्रीकल्चर और दूसरा है इंडस्ट्रीज़। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम 1950 से लेकर 1990 तक ही जाने वाले हैं। 1950 से 1990 आपको याद होगा कि हमने जो पहला चैप्टर का वीडियो बनाया था उसमें भी हमने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे, लेकिन वो प्री इंडिपेंडेंस थे, मतलब आज़ादी से पहले के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 1950 टू 1990। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स। समझे आप? मतलब जब आप खाद्य और गैर खाद्य फसलों की खेती करते हो तो उसी को ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ जो है आपके टर्म्स होते हैं। जैसे हम बात करें हॉर्टिकल्चर, अगर आप फूलों की खेती करते हो या सब्जियों की खेती करते हो तो उसे हम एग्रीकल्चर की कैटेगरी में नहीं लाएंगे, उसे तो हम लाएंगे हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में। लेकिन एग्रीकल्चर में आता है फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब खाद्य तथा गैर खाद्य फसलों की जब आप खेती करते हैं तो उसे कहा जाता है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? अब फूड क्रॉप का मतलब आपको पता ही है, खाद्य फसलें। खाद्य फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनका इस्तेमाल हम अपने भोजन के रूप में करते हैं, फूड के रूप में करते हैं। जैसे पल्सेस हो गई आपकी, या फिर वीट हो गया, राइस हो गया। ठीक है, देन आपकी नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स को बच्चों हम कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। कैश क्रॉप्स मतलब जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, आपका इंडिगो हो गया, टबैको हो गया। ये सारी फसलें जो होती है नॉन फूड क्रॉप्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर जो है बच्चों वो आपका प्राइमरी सेक्टर का एक जो है एक क्या कहते हैं हम भाग होता है। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र का आपका एक हिस्सा माना जाता है। तो 1951 में जो है हमारी 59% पॉपुलेशन जो थी बच्चों जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर रही थी, है ना। आपको मैंने बताया इन 1951 अबाउट 59% ऑफ नेशनल इनकम वाज जनरेटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अबाउट 3/4 ऑफ इंडियन टोटल पॉपुलेशन फाउंड देयर लिवहुड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब कहने का ये कि जो हमारी नेशनल इनकम जो थी उसका 59% हिस्सा बच्चों जो है वो खेती बाड़ी से आ रहा था, और 3/4 पॉपुलेशन जो है हमारी, मतलब 3/4 पॉपुलेशन, 75% पॉपुलेशन जो है हमारी किसी ना किसी रूप से जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। ठीक है, लेकिन जो कॉलोनियल टाइम था, मतलब औपनिवेशिक काल जो था हमारा अंग्रेज़ों के समय पे, हमारी जो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा कुछ नहीं करा जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है बढ़ावा मिल सके, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। इसीलिए जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय भी जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर थी वो जो है बहुत पिछड़ी हुई थी। इसीलिए हमने क्या करा बच्चों, हमने जब प्लानिंग का काम स्टार्ट करा तो हमने एग्रीकल्चर को भी एक जो है उसमें महत्व दिया, उसमें इम्पोर्टेंस दिया कि भाई एग्रीकल्चर जो है उसको किस तरह से हम ज़्यादा मजबूत जो है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। अब यहाँ पे बता रखा है बच्चों कि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर का रोल क्या है, मतलब एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह से हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाती है। सबसे पहला तो पॉइंट आपको बताओ बच्चों कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नेशनल इनकम में बहुत कंट्रीब्यूशन देता है। मतलब अगर आप देखें, एग्रीकल्चर जो है हमारे देश में नेशनल इनकम का मेन सोर्स है। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से मिलती है। ठीक है, रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि इनकम हमको मिलती है एग्रीकल्चर से। दूसरा बताया कि भाई एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से हमको मिलती है। तीसरा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों बच्चों, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती है, जैसे मान लीजिए हमने शुगर इंडस्ट्री की बात करी, क्या कहते हैं, चीनी उद्योग हो गया, उसके लिए ज़रूरी है कि गन्ने अवेलेबल रहें। ऐसे ही आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, कपड़ा उद्योग, उसके लिए जूट कॉटन होना चाहिए। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी बच्चों, उसके लिए जो है क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसका हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरे देशों से हमारी जो इनकम होती है, फॉरेन इनकम जो है, विदेशी आय, उसका एक प्रमुख स्रोत जो है वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और पांचवी चीज़, मेजर पार्ट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन, हम मतलब खेती बाड़ी का इस्तेमाल करके बेचने के लिए तो सामान बनाते ही हैं, इसके साथ साथ हम खेती बाड़ी का इस्तेमाल करके बच्चों जो है हम अपने खुद के लिए भी सामान बनाते हैं, अपने खुद के खाने पीने के लिए भी सामान बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो है उसका इम्पोर्टेंस हमारी इकोनॉमी में क्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। लेकिन अब हमको बात भी करनी है कि भाई हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हमारा जो खेती बाड़ी का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उसमें कौन कौन सी जो है प्रमुख समस्याएं हमारे सामने आने वाली है या आती है। तो उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है बच्चों। एक तो है हमारी जनरल प्रॉब्लम्स, दूसरी है हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, और तीसरी है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो जनरल प्रॉब्लम्स हमारी एग्रीकल्चर की जो है उसे हम कहते हैं सामान्य समस्याएं। सामान्य समस्याएं मतलब जो सभी को आती हैं। एग्जाम्पल के लिए भाई इसमें एक तो सामाजिक समस्याएं हो गई, सोशल प्रॉब्लम्स। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लैंड, मतलब अब हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हमको रहने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए हम जो है खेती बाड़ी करने की जो हमारी जगह है उस पर हम घर बना रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, कृषि क्रियाएं करने के लिए जो स्पेस है उसकी कमी पड़ रही है, एक प्रॉब्लम ये हो गई। उसके बाद आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हिंदी में कहा जाता है निर्वाह कृषि। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो उसको कमर्शियल पर्पस से नहीं करते। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, मतलब अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी का काम करते हैं। उसके बाद चौथी प्रॉब्लम है बच्चों लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को कहते हैं भूमि की अवनति, मतलब हमारे यहाँ पे जो ज़मीन है उसमें जो हम देखते हैं कि अच्छी खाद वगैरह ना होने की वजह से खेती बाड़ी करते समय इतना आउटपुट हमें नहीं मिल पाता। उसका एक रीज़न ये है कि समय के साथ साथ हमारी जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी, भूमि की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती जा रही है। और पांचवा है क्रॉप लॉसेस। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हमको अपनी जो है क्रॉप लॉसेस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए कीड़े वगैरह लग जाना, या ओले वगैरह पड़ने से बारिश जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या बेमौसम हो जाए, तो उससे भी हमको जो है क्रॉप लॉसेस का नुकसान होता है। तो ये मैंने आपको पहली जो है जनरल प्रॉब्लम्स जो है वो बताई। ओके बच्चों, तो ये तो थी आपकी जनरल प्रॉब्लम्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। दूसरी आती है बच्चों इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहला तो है डिफेक्टिव टेनेंसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो हमारे यहाँ पे जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो ऐसा है कि भाई जितने भी फार्मर्स हैं वो खुद की ज़मीन पे काम नहीं करते। बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो पट्टे पे काम करते हैं, मतलब जो है उनको हिंदी में कहा जाता है काश्तकार, इंग्लिश में कहते हैं हम टीनेंट, मतलब दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो लैंड टीनेंसी सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए जो फार्मर्स होते हैं जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं उनको उस खेती बाड़ी का इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। दूसरा है लैक ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटीज़। जो फार्मर्स होते हैं उनको जो है सिंचाई वगैरह करने के लिए जो लोन वगैरह चाहिए होता है, उधार चाहिए होता है, तो वो उधार उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। और तीसरी प्रॉब्लम है मार्केटिंग फैसिलिटीज़। अगर किसानों ने ज़मीन पे खेती बाड़ी कर भी ली, अच्छा उत्पादन कर लिया, तो बाज़ार तक उनको फसल पहुंचाने में प्रॉब्लम होती है, इसे हम कहते हैं मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। और चौथा होता है साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो बच्चों जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी ज़मीन का आकार इतना बड़ा नहीं है कि उस पर वो कमर्शियल फार्मिंग कर सकें। हमारे यहाँ जो गांव वगैरह होते हैं
उसमें ज़मीनों का आकार जो है वो छोटा होता है। तो जो छोटी ज़मीनें होती है वहाँ पे आप बड़े बड़े जो है एग्रीकल्चर के टूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको छोटे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसीलिए आपको जो कमर्शियल फार्मिंग है उसके बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिल पाते। तो ये बच्चों मैंने आपको बताई इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की, मतलब तकनीकी समस्याएं। सबसे पहला तो है ऑब्सोलेट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब ये हो गया कि हम अभी भी जो है खेती बाड़ी के लिए जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो आउटडेटेड है, वो पुरानी है। ठीक है, अभी भी हम हलों का इस्तेमाल करते हैं, छोटे जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है अभी भी। दूसरा है क्रॉप पैटर्न। हमारे यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो अच्छा नहीं है। क्रॉपिंग पैटर्न बच्चों क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ की खेती कर रहे हैं, एक चीज़ की फसल उगा रहे हैं, तो उसके बाद आपको कौन सी दूसरी चीज़ की फसल उगानी है, या फिर आपकी जो है मिट्टी के हिसाब से आपको कौन सी चीज़ जो है वो आपके खेतों में ज़्यादा फेवरेबल होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो अच्छा नहीं होता, इस वजह से जो है फार्मर्स को उतना आउटपुट नहीं मिल पाता। और तीसरा है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। हमारे यहाँ पे बच्चों अभी भी हमने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको जो है इरिगेशन के लिए जो है मानसून पे डिपेंड करना पड़ता है। जो आर्टिफिशियल वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसका भी नुकसान जो है फार्मर्स को होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताई एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी। पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई जिसे हम कहते हैं जनरल प्रॉब्लम्स, उसके बाद मैंने आपको बताई इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, और उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अब हमने क्या करा, क्योंकि हमको पता था कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करे। रिफॉर्म्स माने एक तरह से कहा जाए तो सुधार। हमने ऐसे बहुत सारे सुधार करे जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित थे। तो बच्चों इनको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। पहले रिफॉर्म जिन्हें हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म, दूसरे रिफॉर्म जिनको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, और तीसरे जनरल रिफॉर्म। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझने हैं बच्चों। ठीक है, आज जो है हम इसको अच्छे से आपको समझाएंगे। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है भूमि सुधार। तो लैंड रिफॉर्म में कौन कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में अपनाए। सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या लिखा हुआ है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। मतलब सरकार ने जो मध्यस्थ हैं उनको ख़त्म करने का काम किया, क्योंकि जो किसान होते हैं जब किसी चीज़ की खेती करते हैं तो उसको बाज़ार में पहुंचाने के लिए उनको इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इंटरमीडिएट्स इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि भाई इन इंटरमीडिएट्स को जो है ख़त्म किया जा सके, जिससे फार्मर्स को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके। दूसरा बच्चा है रेगुलेशन ऑफ रेंट। तो पहले के टाइम पे जो टेनेंसी सिस्टम होता था उसमें क्या होता था कि जो लैंड ओनर होते थे, ज़मींदार जो होते थे, वो फार्मर्स से मनमाना किराया ले सकते थे। तो गवर्नमेंट ने इसको भी ध्यान में रखते हुए भाई जो है रेंट सिस्टम जो है, किराया प्रणाली जो है उसका नियमन करा, उसका जो है रेगुलेशन करा, जिससे फार्मर्स जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा रेंट ना पे करना पड़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा है लैंड सीलिंग। अब देखो लैंड सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड सीलिंग को हम कहते हैं भाई आपका जोतों की चकबंदी। ठीक है, लैंड सीलिंग और लैंड कंसोलिडेशन दोनों ही एक जैसी टर्म्स हैं। लैंड सीलिंग का मतलब होता है जो फार्मर्स होते हैं उनसे जो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं वो उनसे ले लेना, और साथ साथ उनको आपस में जोड़ के एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा बना देना। तो लैंड सीलिंग के अंदर जो है गवर्नमेंट ने क्या करा, जो फार्मर्स के पास जो स्मॉल पीस ऑफ लैंड्स थे उनसे लेके उनको एक बड़ा जो है जोड़ के एक बड़ा पीस ऑफ लैंड बना दे, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ताकि उस पर कमर्शियल फार्मिंग के फ़ायदे उठा सके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट। और पांचवा है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि जब फार्मर्स साथ में मिलकर खेती करते हैं तो उसको कहा जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो गवर्नमेंट ने भाई फार्मर्स को प्रमोट करा कि भाई वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, आपस में मिलकर खेती करें, जिससे कि उनको जो है ज़्यादा एडवांटेज मिल सके। तो ये मैंने आपको बताया बच्चों लैंड रिफॉर्म, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स आप नोट भी कर सकते हैं पॉज जो है उसको दबा के। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स बच्चों इसको हम कहते हैं तकनीकी सुधार। तो सबसे पहला जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है वो है यूज़ ऑफ HYVS। अब ये HYVS क्या है बच्चों, HYVS का मतलब होता है हाई यील्ड
वेरियांस सीड, ठीक है, हाई यील्ड वेरियांस सीड, वेरियांस की जगह आप वैरायटी भी कह सकते हो, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मतलब ऐसे बीज जिनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बीज होते हैं इनको हम साइंटिफिकली तैयार करते हैं, मतलब जो है इन बीजों को जो है साइंटिफिक फॉर्म में तैयार करा जाता है। तो पहला रिफॉर्म गवर्नमेंट ने ये करा कि जो ट्रेडिशनल बीज होते हैं उनको रिप्लेस करके जो है आपके हाई यील्ड वेरिएंस सीड जो है उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि फार्मर्स की जो खेती बाड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके, खेतों में जो फसल उगाते हैं उसमें कीड़े ना लगे और फसल जल्दी बड़ी हो। दूसरा है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस बात पर बल दिया कि फार्मर्स फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि उनकी जो खेती बाड़ी है उसमें जो आउटपुट है मतलब उत्पादन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सके। उसके बाद यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, गवर्नमेंट ने किसानों को जो है कीटनाशक वगैरह उपलब्ध कराए, पेस्टिसाइड्स उपलब्ध कराए ताकि किसी जो है फसलों में कीड़े ना लगे। उसके बाद एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि भाई जितना ज़्यादा हो सके फार्मर्स को एडवांस टूल्स प्रोवाइड करे जाएँ, जिससे खेती बाड़ी के लिए वो ट्रेडिशनल तरीक़ों का इस्तेमाल ना करें, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और खेती बाड़ी को इसका फ़ायदा मिल सके। और पांचवा है इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब सिंचाई की सुविधाएं। तो गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इरिगेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी है, सिंचाई की सुविधाएं भी प्रोवाइड करी है, आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह बना के, ट्यूबवेल फैसिलिटी दे के, जिससे जो है इरिगेशन जो है वो आसानी से हो सके। तो ये मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के नीचे बच्चों एक पॉइंट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन भी करने वाले हैं। उसके बाद जनरल रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म जैसे बच्चों एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब जो सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, इंस्टीट्यूशन क्रेडिट, मतलब किसानों को उधार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको आसानी से लोन मिल जाए। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जो किसान अपना सामान बेचना चाहते हैं उनको बाज़ार प्रोवाइड कराना ताकि वो अपना सामान अच्छे दामों पे मार्केट में बेच सके। और चौथा है प्राइस एंड सपोर्ट पॉलिसी, मतलब किसानों को उनकी फसल का एक उचित कीमत जो है उपलब्ध कराना, एक प्रॉपर प्राइस प्रोवाइड करना, जिसे हम बच्चों कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो और अभी आपने 11th में भी इसको थोड़ा सा पढ़ा था। तो ये जो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट करे। तो आई थिंक आपको जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के या एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो है वो समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। वो टॉपिक हमारा कौन सा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है आपका टॉपिक जिसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर आपका पेपर में क्वेश्चन अच्छा आता है, 100% क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है और 1 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब ज़रा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बच्चों कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस करी 1970s में। 1970s से पहले जो है हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत कम था, बहुत लो था। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा मूवमेंट चलाया जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उसी को कहते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वाज पुट इनटू प्रैक्टिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द खरीफ सीजन ऑफ मिड 60। तो हमने क्या करा, 60 के दशक में जो है खरीफ की सीज़न में एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। दिस वाज टर्म्स एज हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। द बेसिक एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वाज द एप्लीकेशन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम। द प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ पैकेज प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, मिड 60s में, मतलब जो है 60s के मिड में, मतलब 70s से पहले एक ख़ास तरह का प्रोग्राम लॉन्च करा, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसको जो है 2 फेजेस में चलाया गया। पहला फेज़ तो था मिड 1960 से लेके मिड 1970, मतलब 60 के मध्य से लेके 70 के मध्य तक, और उसका जो दूसरा फेज़ था वो मिड 70 से लेके मिड 80 तक चलाया गया,
ठीक है बच्चों। अब देखिए ज़रा, ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन कौन से फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर तो ये था कि भाई किसानों को प्रमोट किया गया कि भाई आप उच्च उत्पादकता वाले बीजों का इस्तेमाल करें, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद किसानों को बोला गया कि भाई आप खेती बाड़ी करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद उनको इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, इरिगेशन मतलब सिंचाई की सुविधाएं प्रोवाइड की गई, और साथ साथ उनको पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए गए। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक वगैरह प्रोवाइड किए गए, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनकी फसल जो है वो ख़राब ना हो। अब जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी तो इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हुए, बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट भी हुए और बहुत सारे कुछ बुरे इफ़ेक्ट भी हुए। तो भाई सबसे पहला इसका गुड इफ़ेक्ट क्या हुआ बच्चों, हम बात कर रहे हैं बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन के गुड इफ़ेक्ट्स की। ठीक है, तो पहला गुड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे मार्केटेबल सरप्लस जनरेट हो गया। मार्केटेबल सरप्लस मतलब हमने इतना ज़्यादा खेती बाड़ी में उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे उत्पादन जो है उसको हम खुद का इस्तेमाल करने के बाद भी, मतलब अपना सेल्फ कंजम्पशन के बाद भी हमारे पास बचने लगा। मतलब मैं जितना सामान बना रहा हूँ उसमें से मेरे इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उसे कहा जाता है मार्केटेबल सरप्लस। और उस मार्केटेबल सरप्लस का इस्तेमाल हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं और साथ साथ बफर मेंटेन करने के लिए भी कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम इमरजेंसी के टाइम पे कर सकें। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि भाई हमारे यहाँ पे मार्केटेबल सरप्लस जो है वो क्रिएट होने लगा। उसके बाद अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस मतलब हम उसको बचाने लगे और साथ साथ हम उसको बेचने भी लगे। उसके बाद बफर स्टॉक, मैंने आपको बताया कि भाई हमने बफर स्टॉक मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया ताकि फ्यूचर में अगर हमको इमरजेंसी पड़ती है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। और उसके बाद बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जब खेती बाड़ी में उत्पादन बढ़ा, तेज़ी से हुआ, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनकी प्राइस कम हो गई। तो जो कम इनकम कमाने वाले लोग थे उनको भी जो है प्रोडक्ट सस्ते दामों पर मिलने लगा। तो ये तो बच्चों मैंने आपको गुड इफ़ेक्ट्स बताए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से बैड इफ़ेक्ट्स की कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे कौन कौन से बुरे प्रभाव थे। सबसे पहला तो कन्फाइंड ऑफ फूड क्रॉप्स इन लिमिटेड एरियाज ऑफ कंट्री। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट था वो सारे कंट्री को नहीं हुआ, सिर्फ उन्हीं एरियाज को हुआ जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल थी। उसके बाद लिमिटेड कवरेज, जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है मूवमेंट इंट्रोड्यूस करा तो उसका एक जो हमको नुकसान वो ये हुआ कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो सारी क्रॉप्स थी उन सारी क्रॉप्स को हमने कवर नहीं करा, कुछ लिमिटेड क्रॉप्स को ही कवर करा, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, देन आपका क्या कहते हैं बाजरा हो गया। ऐसी कुछ जो है क्रॉप्स थी उनको ही हमने कवर करा, बाकी सारी क्रॉप्स को हमने कवर नहीं करा। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ अमंग फार्मर्स। तो बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन का कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट प्रोवाइड करे वो बेनिफिट सारे फार्मर्स को नहीं हुए, क्योंकि कुछ फार्मर्स की इनकम इतनी कम थी कि भाई उन फार्मर्स को नई मशीनें या नए उत्पाद जो है वो ख़रीदने के लिए पैसे उनके पास नहीं थे, तो इसलिए उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट के अंदर एक जो गवर्नमेंट ने जो है सबसे बढ़िया मेजर इस्तेमाल करा उसे हम कहते हैं सब्सिडीज़। गवर्नमेंट ने क्या करा, फार्मर्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी, मतलब उनको जो इनपुट्स वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब खेती बाड़ी के लिए जो वो साधनों का इस्तेमाल करते हैं, बीजों का इस्तेमाल करते हैं, या जो है पेस्टिसाइड्स हो गए, कीटनाशक, आपके फर्टिलाइज़र, उर्वरक, वो सस्ते दामों पर उनको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम कहते हैं सब्सिडीज़। तो कुछ लोगों ने तो भाई इसका फेवर करा, जिसे हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़। ठीक है, जो किसानों को दी जाने वाली सहायता है उसके पक्ष में तर्क। तो कौन कौन से जो इसके फेवर में जो है आर्गूमेंट दिए जाते हैं, दो आर्गूमेंट इसके फेवर में बच्चों दिए जाते हैं। पहला आर्गूमेंट जो है वो क्या कहता है, मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया आर पुअर। तो पहला आर्गूमेंट तो ये कहता है कि भाई भारत में ज़्यादातर किसान जो हैं वो गरीब तबके के हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि उनको कम दामों पे जो है खेती बाड़ी करने को मिल सके। दूसरा है कि भाई अगर जो है सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाए, सब्सिडीज़ हटा दी जाए, तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स में इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, वो तो भाई गरीब फार्मर है तो उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर जो है सब्सिडीज़ जो है हटा दी जाए तो उससे उन फार्मर्स को नुकसान पहुंचेगा जिनकी इनकम कम है।
तो ये तो आर्ग्यूमेंट्स थे इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सब्सिडीज़ मतलब कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भाई सब्सिडीज़ नहीं दी जानी चाहिए, वो इसके फेवर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट देते हैं। सबसे पहला तो भाई कि भाई द पर्पज़ ऑफ सब्सिडीज़ हैज़ बीन सर्व सो इट शुड बी फेस्ड आउट। वो कहते हैं कि भाई जो सब्सिडीज़ फार्मर्स को अभी दी जाती है भाई वो अब नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे जो है डेवलपमेंट पहले से ही अचीव कर लिए हैं, तो फार्मर्स को अब सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सब्सिडीज़ डज नॉट बेनिफिट टारगेट ग्रुप, इट ओनली बेनिफिट्स द फार्मर्स इन द प्रोस्परस रीजन। तो कहते हैं कि भाई अगर हम सब्सिडीज़ देते हैं तो इसका फ़ायदा सभी फार्मर्स को नहीं होगा, इसका फ़ायदा तो सिर्फ उन्हीं फार्मर्स को होगा जो समृद्ध क्षेत्रों में रहते हैं, प्रोस्परस रीजन्स में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको जो है एग्रीकल्चर के बारे में बताया, जो भी मैंने टॉपिक्स बताए इसमें मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई। एक तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर का डेफिनेशन बच्चों, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद तीसरी चीज़ बच्चों जो मैंने आपको बताई वो बताई कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। देन चौथी चीज़ मैंने आपको बताई कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करे। और चौथी चीज़ उसका जो पांचवी चीज़ मैंने आपको बताई वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं वो जो है एस स्वामीनाथन को माना जाता है, तो आप उसको भी याद रखिएगा। 1 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 फेजेस कौन कौन से थे, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चों आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी HYV सीड्स आपको याद रखना है अच्छे से क्या होते हैं, मार्केटेबल सरप्लस आपको याद रखना है क्या होते हैं। उसके बाद जो आपको मैंने रिफॉर्म्स बताए उनको आपको अलग अलग से पढ़ना है, टेक्निकल रिफॉर्म्स अलग पढ़ने हैं, जनरल रिफॉर्म्स अलग पढ़ने हैं, और उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स अलग पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताई। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूँ पार्ट 3 में बच्चों हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और इंडस्ट्रीज़ जो है ये हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ जब हमारी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेड पॉलिसी, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो मेनली मेरे को आपको अब जो है नेक्स्ट क्लास में इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड पॉलिसी के बारे में बताना है। आज की क्लास में मैं आपको इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड पॉलिसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक बड़ा टॉपिक था। इसको आप अच्छे से सुनिए जो मैंने आपको बताया, और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, ताकि आपको जो है अच्छे से फ्यूचर में भी ये हेल्प करे। और आगे जो है मैं आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, और आगे अपने दोस्तों को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।